आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं पॉक्सो एक्ट का एक रिसेंटली का जजमेंट शेयर कर रहा हूँ। जजमेंट शेयर करने की वजह ये है कि पॉक्सो एक्ट में जिसमें कि जो पीड़िता बच्ची थी वो 5 साल की थी और उसने आरोप लगाए थे उस व्यक्ति के खिलाफ, उसके बावजूद भी सेशन कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। जबकि पीड़िता का कहना था, उसके जो स्टेटमेंट थे वो कोर्ट के समक्ष भी वही थे और पुलिस के सामने भी वही थे, 164 में भी वही थे। इसके बावजूद क्या वजह थी कि आरोपी को बरी कर दिया? साथ में ही जब आरोपी को बरी किया गया सेशन कोर्ट के द्वारा, तो स्टेट ने उसको चैलेंज भी किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी जो सेशन कोर्ट का फैसला था उस फैसले को बरकरार रखा और ये जो फैसला आया है ये आया है 13 फरवरी 2024 को। आप अगर इस फैसले को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ऐसे मामलों के लिए जहां की पॉक्सो एक्ट में किसी व्यक्ति को झूठी तरह से फंसाया गया है। अब इस केस की स्टोरी क्या थी, सबसे पहले मैं आपको स्टोरी ब्रीफ करता हूँ कि किन पॉइंट्स पे सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि यह मुकदमा झूठा हो सकता है, मुकदमा इस तरह का नहीं है कि आरोपी को सजा दिया जाए। तो साथियों, इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि मामला है कर्नाटक का। कर्नाटक में एक जगह है मैसूर, वहाँ पे इसकी जब कहानी की शुरुआत होती है तो यहाँ पे मैं किसी भी आरोपी का या फिर किसी भी जो परिजन है उनका मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि जिससे किसी की आइडेंटिटी उजागर ना हो। तो आप ये समझिए कि एक फैमिली है, उस फैमिली के जो मालिक हैं वो एक जगह जॉब करते हैं, उनका एक वर्कर है जो वहाँ वो जॉब करता है। तो इस प्रकार से जो वर्कर है उसको सैलरी नहीं मिलती है, तो वो अपने मालिक के यहाँ जाता है और मालिक को पहले फ़ोन लगाता है। उसका मालिक कहता है कि भाई आ जाओ मेरे घर में, तुमसे बात कर लेता हूँ। वो फ़ोन पे कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं खाना नहीं खाया हूँ। बोलता है ठीक है आ जाओ। शाम को जो वर्कर है वो उसके घर आता है। जब शाम को 7 बजे उसके घर आता है वो जो फैमिली है, तो उसी समय इनके जो घर वाले हैं, मतलब लड़की की जो माता और पिता, उनको किसी काम से बाहर जाना होता है। अब घर में जो है तो लड़की रहती है, उसका छोटा भाई रहता है और जो आरोपी है वो रहता है। अब आप समझिएगा कि जो लड़की के माता पिता है वो घर से बाहर जा चुके हैं। माता एक फंक्शन में गई हुई हैं और जो पिता है वो नेचर कॉल के लिए गए हैं, बाथरूम गए हैं बाहर। लगभग कुछ समय बाद जब वो लोग लौट के आते हैं तो देखते हैं कि घर का जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद है। इस दौरान वो लोग क्या करते हैं, दरवाजे को तोड़ते हैं। जब दरवाजे को तोड़ते हैं तो ये पाते हैं कि जो उनका जो छोटा बेटा है वो बाहर कमरे में सो रहा है। जो आरोपी है जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए थे वो एक कमरे में है और वो बिना कपड़ों के हैं। और जो उनकी जो बेटी है 5 वर्ष की, वो भी बिना कपड़ों की थी। और उसके बाद उसकी जो उनकी बेटी है उसके थाई में रेडनेस थी, मतलब लाल कलर का था। उसके बाद तत्काल उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। उसके बाद वो लोग बच्ची को लेकर के डॉक्टर के यहाँ गए। बच्ची का कहना था कि उसको यूरिन करने में दिक्कत आ रही है, डॉक्टर के पास लेके गए। उसके बाद अगले दिन पुलिस के यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अब हमने आपको ये बताया केस की स्टोरी। आपको केस की स्टोरी देखकर समझ सुन करके ऐसा लग रहा होगा कि बेहद ही महत्वपूर्ण घटना है और इस मामले में निश्चित रूप से आरोपी ने ही अपराध किया होगा। लेकिन अब आप जब इस केस में जो कोर्ट में बयान हुए हैं, जब आप वो समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से, किस आधार पर कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को बरी किया। तो साथियों, जब कोर्ट के समक्ष बयान हुए तो आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लड़की के बयान यथावत हैं। लड़की ने अपने जो 164 के स्टेटमेंट हुए कोर्ट के सामने, वहाँ पे कहा कि ये जो आरोपी है उसने उसको गाल में काटा, उसके बाद लिप्स में काटा और उसके बाद उसको 1-2 तमाचे मारे और उसके बाद उसने उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया। इसके बाद उसने यही स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब दिया, जब उसका चीफ एग्जामिनेशन हुआ, लड़की अपने स्टेटमेंट पे यथावत थी, उसने स्टेटमेंट चेंज नहीं किया था। दूसरा जो पॉइंट था कि जो माँ थी उसकी अब यहाँ पे जो डाउट पैदा होता है, कोर्ट ने देखा वो माँ के स्टेटमेंट से पैदा होता है। अब माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा कि जब वो फंक्शन से लौट के आई तो देखी कि दरवाज़ा टूटा हुआ था और उसने तत्काल अपनी बच्ची को देखा तो उसकी थाई में रेड था। उसके बाद वो गई, तत्काल उसने पुलिस को फ़ोन किया। लेकिन जब उसने ये बात बताई कि उसने तत्काल पुलिस को फ़ोन किया तो अगले दिन जो FIR दर्ज कराई गई उसमें इस घटना का जिक्र नहीं था कि लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया था, पुलिस आई भी थी। इस घटना का जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं था।
दूसरी बात थी कि महिला ने, मतलब उस लड़की की माता ने जो स्टेटमेंट दिया कोर्ट में, उसने उसमें कहा कि वो लोग डॉक्टर के यहाँ गए थे उसी दिन शाम को। अब जब उस संदर्भ में पूछताछ की गई, डॉक्टर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, तो डॉक्टर ने कहा कि जब वो शाम को मेरे यहाँ आई थी उस समय रात में, तो उसके प्राइवेट पार्ट में ऐसा कोई चोट के निशान नहीं थे। और दूसरी बात, हमने उसको सामान्य तरह से देखा और ये पाया कि कोई ऐसी घटना वहाँ पे नहीं हुई है। उसके बाद हमने बच्ची को वापस भेज दिया टेबलेट दे करके। यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तीसरी बात ये थी कि जब इस मामले में जो डॉक्टर है, डॉक्टर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, तो डॉक्टर का ये कहना था कि जो थाई में रेडनेस थी, रेडनेस की और भी वजह हो सकती है, जैसे कि अगर उस जगह पे कोई फोर्स लगाया जाए तो वहाँ पे वो पार्ट रेड हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई सिम्टम नहीं था कि वेजाइनल पेनिट्रेशन था, मतलब कि ऐसा शारीरिक संबंध बनाया गया उस लड़की से, ऐसा कोई एविडेंस नहीं था, ना तो ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन में प्रतीत हुआ था। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे जो लड़की ने जो स्टेटमेंट अभी कोर्ट में दिया है, वो बात लड़की ने डॉक्टर को नहीं बताया था, ऐसा गवाही दिया डॉक्टर ने कोर्ट में। जबकि लड़की के जो स्टेटमेंट होते हैं, जो कोर्ट में देती है, वही बात डॉक्टर भी अपने पास रिकॉर्ड करता है। डॉक्टर भी बच्चों से पूछता है या फिर जो भी पीड़िता होती है उससे पूछते हैं उसके साथ क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट थे उसकी माँ ने दिया था, बच्ची ने कुछ भी नहीं बोला था। तीसरी बात ये थी कि उसके प्राइवेट पार्ट में कहीं चोट के निशान नहीं थे, डॉक्टर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सारी स्टोरी थी, वहाँ पे ये था कि ये जो पीड़िता के जो बयान थे, उसकी माँ के जो बयान थे, उनमें कॉन्ट्राडिक्शन था। और भी एक पॉइंट था कि इस मामले में जो लड़की के पिता थे, जो मुख्य गवाह थे, उनको एग्जामिनेशन नहीं कराया गया, उनको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कराया गया। तो ये भी मामले में एक कमी पैदा किया कि भाई जब इतने महत्वपूर्ण गवाह हैं वो, तो आखिर आपने उनको गवाही क्यों नहीं कराई। तो इस प्रकार से कोर्ट ने ये भी माना कि जिन लोगों ने भी बयान दिए हैं वो केवल फैमिली के लोग हैं, आसपास के लोगों ने भी इस घटना को देखा था। और वहाँ पे ऐसा कहना था कि जो पीड़िता की माँ थी उसने ये भी कहा था कि आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए थे जब शाम का वक्त था। किसी भी बाहरी व्यक्ति के गवाह, मतलब उनको गवाह नहीं बनाया गया, ना तो उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया कोर्ट के सामने। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको कोर्ट ने माना कि ये डाउटफुल मामला है। इसके अलावा यहाँ पे कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन था कि इस मामले में जब आरोपी से पूछा गया कि आखिर तुम्हें क्यों फंसाया गया, तो आरोपी का कहना था कि उसकी सैलरी नहीं मिली है। जब उसने पैसे की मांग किया उस व्यक्ति से, तो उसने कहा कि तुम्हें मैं झूठा फंसा दूंगा, और उसकी वजह से उसने ये सारी कहानी बनाई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन कहानी में आए हैं, जबकि लड़की ने, जो पीड़िता थी, उसने स्टेटमेंट अपने सही दिए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो मैच नहीं कर रहे थे, उसकी माता ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो मैच नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे एक आश्चर्य ये भी था कि जो उसका भाई सो रहा था कमरे के अंदर, पुलिस ने उसके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए थे, ना तो उसको कोर्ट में गवाही कराया था। लड़की ने जो कपड़े पहने थे, बच्ची ने जो कपड़े पहने थे, पुलिस ने उसको भी जब्त नहीं किया था। तो इस प्रकार से इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शन होने के बाद कोर्ट ने ये पाया कि ये जो मामला है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दंडित करने के लिए फिट मामला नहीं है, और सेशन कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था। जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी इन्हीं ग्राउंड पे आरोपी को इस मामले में बरी किया था। केस का नंबर आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप केस को पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह का कुछ मामला आपका भी है तो आपको भी इस तरह के मामले से हेल्प मिल सकती है कि किस प्रकार से अगर कहानी में कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसका फ़ायदा आरोपी को मिलेगा। धन्यवाद।